पत्रिका देश हरियाणा के पिछले एपिसोड में हम महात्मा फूले के दूसरे भाषण, जिसका शीर्षक था इतिहास, के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि इतिहास जानना क्यों जरूरी है, हमें अपने पुरखों के बारे में जानना चाहिए और कम ज्ञान से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है झूठा ज्ञान। इसके ऊपर महात्मा फूले ने बहुत जोर दिया है कि झूठे ज्ञान को ही हम सच समझ लेते हैं और फिर सच की खोज करना हम बंद कर देते हैं, जो गलत है। तो आज हम इनके तीसरे भाषण की तरफ बढ़ेंगे और साथ साथ बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जवाहर। तो आज के भाषण का शीर्षक है सभ्यता। महात्मा ज्योतिबा फूले का तीसरा भाषण है सभ्यता। इसमें विश्व की विभिन्न सभ्यताओं के विकास की ओर संकेत किए गए हैं। बलिस्तान सभ्यता यानी शूद्रों अति शूद्रों के शासन से इसकी तुलना की गई है। मतलब बलिस्तान में जब सभ्यता का विकास हो रहा था तो पूरे दुनिया में किस किस तरह की सभ्यता कहां कहां पर विकसित हो रही थी और वो कितनी उन्नत थी हमारे बलिस्तान की सभ्यता के मुकाबले, उसका कंपैरिजन करेंगे। प्राचीन इंडियन लोग सभ्य, सज्जन और विकसित थे, लेकिन ईरानी ब्राह्मणों ने छल से उनको जीत लिया। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मैं आप लोगों का तवज्जो चाहूंगी, वो ये कि अब तक जितना भी लिटरेचर हमने पढ़ा है उसमें महात्मा फूले इंडियन कहकर संबोधित कर रहे हैं, कहीं भी हिंदुस्तानी नहीं लिखा है उन्होंने। हमेशा इंडियन और बलिस्तान लिखा है हिंदुस्तान की बजाय, और हिंदू सवर्णों की बजाय उन्होंने भट्ट ब्राह्मण या ईरानी ब्राह्मण टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो इससे ऐसा लगता है कि हिंदू शब्द जो है इनके लिखे गए लिटरेचर के काफी बाद का रहा होगा। ज्योतिबा फूले आह्वान करते हैं कि शूद्रों, फटाफट जाग जाओ और विद्या सीखने की जल्दी करो और हजारों साल की पशु तुल्य जिंदगी को फेंक दो और सभ्य मनुष्य की तरह जीने का संकल्प करो। तो यहाँ पर वे दो चीजों की तरफ बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं। पहला ये कि फटाफट जाग जाओ और दूसरा ये कि विद्या सीखने की जल्दी करो, क्योंकि पिछले भाषण इतिहास में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हमारे लिए ईरानी ब्राह्मणों के आक्रमण के अलावा किसी और आक्रमणकारी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि या तो उन्होंने आक्रमण करके यहीं की सभ्यता को अडॉप्ट कर लिया, यहीं रच बस गए, या यहां से लौटा दिए गए, वापिस चले गए, लेकिन उनके आक्रमण का यहाँ के मूल निवासियों पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ के मूल निवासी जो थे, इंडियंस जिन्हें वे कह रहे हैं, वे लगातार ब्राह्मणों के गुलामगिरी में बने रहे। तो इसीलिए शायद उन्हें ये डर रहा होगा कि अंग्रेज भी यहां से लौटा दिए जाएंगे और फिर वही गुलामगिरी जो है हम पर थोप दी जाएगी। इसलिए शायद वे जल्दबाजी कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर। तो मेरी समझ में यह आ रहा है, आपकी समझ में क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। पहला टॉपिक है प्राचीन काल के अपने पूर्वज। शूद्रों अति शूद्रों, हम सब एक ही वंश से हैं। अपने बलिस्तान में जब गांव बसाए गए तब वहां समय के साथ साथ ग्राम पंचायतों की स्थापना शुरू हुई। जाहिर सी बात है, जब गांव में बसावट हुई तभी जाकर एक समूह के तौर पर चीजें शुरू हुई। उनकी आवश्यकता के अनुसार महार, लोहार, बढ़ई, सुनार, माझी, वाघार, रावण, वर्णतार, पाथार, खत्यार, चांभार, बुनकर आदि पेशा उत्पन्न होने के कारण बाद में इन समूहों के यही नाम रूढ़ हो गए। तो यहां से वे बता रहे हैं कि किस तरीके से विभिन्न समुदायों में लोग बट गए, जिसने जो काम पकड़ा वही उसका पुश्तैनी होता चला गया और वही पुश्तैनी काम के जरिए उनके समूह की पहचान भी बन गई। मैं 100% कह सकता हूं कि हम सब उसी इंडियन खून व इंडियन वंश के हैं। इसमें रत्ती भर भी भेद नहीं है। प्राचीन काल में वे सब इंडियनों के वंशज थे। ये भी ब्राह्मणों की तरह ही द्विज व त्रिज थे। एक जाति या एक गोत्र की तरह प्राचीन काल में गांव गवाड़ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनमें चर्षणी, शित, विष, कृष्टि, गिर जैसे 5 भेद थे। अब उसका वे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि किसका क्या काम हुआ करता था। चर्षणी यानी गांव कुलाकार विद इन ब्रैकेट व्यवस्थापक, जिसका काम गांव की देखरेख करना होता था कि सब चीज सही जगह पर है या नहीं। शित
यानी घर बनाकर रहने वाला। विष, और विष ये सांप वाला विष नहीं है, वह में छोटी की मात्रा शलगम वाला श है विष। गांव के बाहर दूसरे गांव में अपना माल बेचने वाले। कृष्टि का अर्थ महार था और ये खेती करते थे। गांव के जंगल या पहाड़ में रहकर वहीं खेती करके गुजारा करने वाले गिर होते थे। ऐसे 5 भेद थे, लेकिन इस तरह के 5 भेदों का अर्थ एक ही है, यानी क्षत्रिय, मानव या रैयत। बलिस्तान के ये क्षत्रिय लोग अपनी पुश्तैनी कार्य करते हुए समय के साथ साथ अपनी परंपरा में बदलाव करते हुए कदम ब कदम सभ्यता के फल भोग रहे थे। तो यहां से समुदायों का आप उदय मान सकते हैं, शुरुआत मान सकते हैं, और आगे चलकर कैसे यही सब अलग अलग खेमों में बट गए। सभ्यता शब्द को अंग्रेजी में सिविलाइजेशन कहा जाता है। यह शब्द मनुष्य द्वारा अपने समग्र उन्नति के लिए किए गए संघर्षों का व्यापक बोध कराता है। मनुष्य ने अपना जीवन सुखी बनाने के लिए सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक जो भी प्रयत्न करके हासिल किया, इसी को सभ्यता कहते हैं। तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रहे हैं सभ्यता की, कि सभ्य होने का मतलब क्या होता है, सभ्यता किसे कहते हैं। जैसे जैसे हम तरक्की करते हैं, अपनी सुख सुविधा की चीजें जुटाते हैं, उसी तरीके से उसी को हम कहते हैं कि हम सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, या हम पहले के मुकाबले सभ्य हो रहे हैं। भोजन, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 जीव वृत्तियां तमाम प्राणियों में होती हैं। इसलिए वह अधिक खुशी व लंबी आयु प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा से लगातार संघर्ष करता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया में मनुष्य ने शेष समस्त प्राणियों व प्रकृति पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अन्य प्राणियों की तरह का वर्चस्व, अन्य प्राणी इस तरह का वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि यह उनके बुद्धि व शरीर के अनुकूल नहीं था। इसलिए वे मानव की तरह कार्य नहीं कर सके। मनुष्य में कृतत्व दैवीय नहीं है, वह उसके दीर्घकालीन अनुभवों, दूरदर्शी कोशिकों तथा तीव्र बुद्धि से आई सभ्यता के कारण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वे कह रहे हैं कि ये सब कुछ कोई दैवीय शक्ति से नहीं हुआ है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि लगा लगा कर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स से इन्हें हासिल किया है। तो ये कोई दैवीय चमत्कार नहीं है। पशु पक्षी अपने आहार में बदलाव नहीं करते। मनुष्य पहले कच्चा मांस व फल फूल खाता था, पर आज वे तरह तरह के पकवान पकाकर चटाई पर बैठकर सुंदर सी थाली में खाता है। पशु पक्षियों के पूर्वज जैसे सोते थे, आज भी उनके वंशज वैसे ही सोते हैं। मनुष्य प्राणी पहले के मनुष्य की तरह पेड़ों पर या गुफाओं पर नहीं, बल्कि सुंदर इमारतों में सोने लगा है। प्राचीन काल में पशुओं में जो डर था, वही आज भी पशु पक्षियों में मौजूद है। ये तो आपने देखा ही होगा कि पहले जैसे बादल गरजते थे, बारिश होती थी, तो आदि मानव भी जो होता था वो अपनी गुफाओं की तरफ भाग जाया करता था, और पशु पक्षी आज भी पेड़ों में या अपने घोंसलों में वापस लौट जाया करते हैं। जबकि इंसान जो है बारिश में बाहर निकलकर फुहार का आनंद लेते हैं, नहाते हैं बारिश में, उन्हें अब वो डर नहीं लगता जो पहले कभी प्रकृति से लगता था। तो ये एक बहुत सिंपल सी बात वो यहां पर समझा रहे हैं। मनुष्य बंदूक तोप बनाकर निर्भय हो गया। मैथुन सुख के लिए पशु पक्षियों की तरह परंपरागत रूप से नहीं, बल्कि उसमें भी उसने बदलाव किए और अपने आनंद में वृद्धि की है। सारांश, पशु पक्षियों के आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसी स्वाभाविक बातें आरंभ में जैसी थी वैसी ही आज भी हैं। उसके विपरीत मनुष्य का मूल स्वभाव अज्ञानता से भरा हुआ था। आज ऐसा नहीं है, उसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अज्ञानता के कारण वो हर चीज से डरता था। यदि आपको याद होगा, आवारा भीड़ के खतरे का सेकंड लास्ट लेख जो था, लेख का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं वैसे उसे, उसमें भी हरिशंकर परसाई जी ने यही बात कही है कि कैसे दैवीय चमत्कार से हर चीज को जोड़ दिया जाता है, कैसे मंदिरों के ऊपर लंबा सा एक डंडा लगा दिया जाता है, और जब बिजली कड़कती है तो वो उस रॉड के थ्रू जो है नीचे चली जाती है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, और उसे दैवीय चमत्कार बनाकर पेश कर दिया जाता है, जबकि उसके पीछे साइंटिफिक कॉज होता है। वही बात यहां पर महात्मा फूले ने लिखी है कई साल पहले। प्राचीन काल में इंडियन लोगों की सभ्यता का प्राचीनत्व और आज के शूद्रों अतिशूद्रों के रहन सहन व
आचार विचारों की गहन पड़ताल से ये सिद्ध होता है। तो शोध यानी कि रिसर्च क्यों इतनी जरूरी है, इस बात की तरफ वे इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अज्ञानी आर्यन टोली। अपने बलिस्तान में आर्य भट्टों के आगमन से पूर्व यहाँ के क्षत्रिय लोग आनंद और सुख से जिंदगी जी रहे थे। हर कोई नीति धर्म का पालन करते हुए एक दूसरे से भाईचारा बनाए हुए गुणवान, ज्ञानवान, शीलवान स्त्री पुरुषों को प्रोत्साहित करते थे। अत्याचारी ब्राह्मणों की तरह कमजोर व असहाय लोगों पर अत्याचार व व्यभिचार नहीं करते थे, बल्कि अपनी शक्ति व ज्ञान का उपयोग कमजोर व असहाय लोगों के परोपकार के लिए करते थे। यहाँ के सभी लोग मानवता के महान सिद्धांतों समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व या मानव धर्म के महान तत्वों के पालन से उसकी आने वाली हर पीढ़ी उत्तरोत्तर बुद्धिमान व बलवान हो रही थी और प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हुए बलिस्तान सभ्यता में श्रीवृद्धि कर रही थी। मतलब हमारे पूर्वज हर तरीके से सक्षम थे, कैपेबल थे, इसीलिए वो अपनी सभ्यता का इतना ज्यादा विकास कर सके, सिविलाइजेशन को बढ़ा सके अपनी। इन क्षत्रियों में साहस, वीरता, शौर्य, सत्य, ईमानदारी, करुणा आदि गुण विद्यमान थे। उनके देश के सभी गांवों में बलि राजा के दर्शन के अनुसार आत्मनिर्भर एवं स्वायत्त गणतांत्रिक राज्य चल रहा था। उस राज्य में चोरी, डकैती, लूटमारी, गबन करने वाले अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। यहाँ के लोगों में यूनानी, रोमन लोगों की तरह दूसरे लोगों को पकड़कर या बाजार में भेड़ बकरियों की तरह खरीद कर लोगों से काम करवाने की प्रथा नहीं थी, मतलब यानी कि गुलाम प्रथा नहीं थी यहाँ पर। या फिर आर्य भट्टों की तरह दूसरे देश पर आक्रमण करके वहां के लोगों को छल, कपट व जादू टोने से जीतकर उन्हें शूद्र अति शूद्र बनाकर उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक करने की प्रथा भी नहीं थी। इसी से समझ में आता है कि यहाँ के प्राचीन इंडियन लोग सभ्य, सज्जन और विकसित थे। इसके सबूत भट्ट भिक्षुओं द्वारा बनाई गई पुराण खिचड़ी में भी मिलते हैं। तो इससे उन्होंने कंपैरिजन बताया है कि यहाँ गुलाम प्रथा नहीं थी और यहाँ की सभ्यता बड़ी उन्नत थी, कई तरह के आविष्कार होते थे। तो इससे पता चलता है कि सिविलाइजेशन जो थी वो काफी आगे बढ़ चुकी थी आर्यों के आने से पहले। प्राचीन काल में भारतीय लोग छोटे छोटे गांव बसाकर रहते थे। उनके पास लंका, त्रिपुरा जैसी स्वर्ण नगरी भी थी। उन्हें सभी वस्तुओं का ज्ञान होता था। वे कला कौशल में भी माहिर थे। ग्रहों को देखने, पहचान करने, पंचांग बनाने का काम इंडियन लोग करते थे, न कि जंगली आर्य लोग। वे मूल्यवान वस्त्र व बहुमूल्य आभूषण प्रयोग करते थे। इन लोगों में हम सभी शूद्र अतिशूद्र जाति के लोग थे। प्राचीन काल में इनके पूर्वज नाग, सांप, गीदड़ आदि पशु पक्षियों के नाम के समूह से जाने जाते थे। इन्हीं के नाम से इनके वंशज इनको देवता मानने लगे होंगे। आज इनके वंशज जिन जिन जातियों में हैं, उन जातियों में जो कुल है और उन कुलों में जो देवता हैं, उनके पूर्वजों की सभ्यता का थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है। तो अच्छा कंपैरिजन बता रहे हैं प्राचीन भारतीय सभ्यता का, और जब आर्य आए तो उसके बाद जो सभ्यता थी उसका। शूद्र अति शूद्र बंधुओं, इस तरह हमारे पूर्वज गुणी, ज्ञानी व श्रेष्ठ दर्जे के मानव थे। इनकी आज भी पूजा करते हैं और इच्छा करते हैं कि इड़ा पीड़ा जाए, बलि का राज आए। तो जिन्होंने गुलामगिरी पढ़ी है उन्हें इस बात का मतलब समझ में आ रहा होगा कि इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है जो वो नरेट करते हैं गुलामगिरी में, बलिराज को लेकर। तंडूल न्याय सिद्धांत के अनुसार जिस तरह एक दाने से चावल के पकने का पता लगाया जा सकता है, इसी तरह आर्य भट्टों ने हमारे इतिहास को पुराणों के रूप में रचकर जो खिचड़ी पकाई है, उसके एक अंश से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वे सच है या झूठा। उसके द्वारा पकाई गई पुराण खिचड़ी में चावल किस देश का है, दाल किस प्रदेश की है, वे मूंग है या मसूर, बादाम, पिस्ता, आलू बुखारा अफगानी है या ईरानी, इलायची, काली मिर्च, जायफल, लौंग, जावा, सुमात्रा से लाया गया है या यही कहा है, हरी मिर्च ताजी है या सूखी, लाल मिर्च, नमक मिर्च आदि सभी तरह के पदार्थ इसी देश के हैं या ईरानी हैं, कुछ समझ नहीं आता। ईरानी ब्राह्मणों ने पुराणों की ऐसी खिचड़ी बनाकर रखी हुई है।
इस खिचड़ी के दो गुण हैं, अगर भट्ट खा ले तो वह भूदेव बन जाता है, और ब्राह्मणों के अलावा कोई और खा ले तो वह पशु बन जाता है। भट्ट लोगों के पैर धोकर उस गंदे पानी को तीर्थ समझकर पीने का पागलपन करता है। इस तरह की पुराण खिचड़ी की महिमा का अनुभव खल्लड़ (ब्रैकेट मरे हुए जानवरों का खाल उतारने वाला) व भाबड़ जैसे शूद्र अतिशूद्र निठल्ले लोगों को है। उनको राम कृष्ण विष्णु मंदिरों में ले जाया जाता है और ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई पशुतुल्य व्यवस्था प्रपंच से जोड़ा जा रहा है। ईरानी ब्राह्मणों द्वारा ये देवी देवता पोथे पुराण अपनी जीविका के लिए बनाए गए साधन हैं। इसलिए कुछ शूद्र अतिशूद्र में देवी देवताओं के छंदों, जन्म, पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक का डर पैदा हो गया है और पूर्ण रूपेण देवताओं के भरोसे बैठकर परिश्रम न करने की कसम खा ली है। तो यहाँ पर वे लताड़ भी रहे हैं कि किस तरह भाग्य के भरोसे होकर बैठना शुरू कर दिया है शूद्रों अतिशूद्रों ने, और पुराणों की लिखी गई झूठी बातों को किस तरह वो सच मान बैठे हैं। इसीलिए इतिहास वाले टॉपिक में वे इस बात को कहते हैं कि झूठा ज्ञान ज्यादा खतरनाक है अज्ञान से। यदि पूरी सच्चाई जाननी है तो पोथे पुराणों में नहीं बल्कि अपने धुरंधर प्रतापी पुरुषों के बारे में शोध करो, तब इस विषय को समझने के योग्य हो जाओगे। और शोध करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और यदि पढ़ाई का सिलसिला ही आपका बंद करवा दिया जाए तो आप कहां जाएंगे ये बताने की जरूरत नहीं बार बार। तीसरा टॉपिक है, बलिस्तान ही हमारी जन्मभूमि है। हमारे पुरखों ने आर्य ब्राह्मणों का सैकड़ों सालों तक मुकाबला किया, कई बार उनको पीटकर अपने बलिस्तान की आजादी को बनाए रखा। पुराणों में बताया गया है कि कश्यप शूद्र अतिशूद्र का मूल पुरुष था और इनको शूद्रों अतिशूद्रों का कुल देवता माना जाता है। मुझे याद है शादी से पहले जब थोड़ा मैं आस्तिक हुआ करती थी, तो तब पंडित जी ने जब गोत्र पूछा था तो मेरी मदर ने कश्यप गोत्र बताया था अपना। उनके पुत्र बहुत ही शक्तिशाली थे और इंद्र को भी जीत लिया था। वृत्त, विप्रचित्त, अंधक, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विरोच, बलि, राव आदि महारथी कश्यप की संतानें थीं। इन्होंने ईरानी आर्यभट्ट द्विजों को अनेक बार पराजित किया और इंद्र को वापसी ईरानी देशों में भगाया तथा पूरी पृथ्वी के इंद्र पद को सैकड़ों सालों तक अपने अधीन रखा था। यह इतिहास मत्स्य पुराण के 17वें अध्याय में लिखा है। तो मेरे पास मत्स्य पुराण पड़ी है और मैं इसे जरूर क्रॉस चेक करूंगी। यदि आप में से भी किसी के पास मत्स्य पुराण पड़ा हो तो इसके 17th चैप्टर में इस बात को जरूर क्रॉस चेक करिए। अनार्य लोगों के विशाल व अभेद्य किले, सोने से बने हुए नगर, त्रिपुर नगर का निर्माण, गैर आर्यों के सिंहासन, उनकी स्त्रियों की खूबसूरती, अन्य लोगों के साथ उनका व्यवहार, उनके राज्यों की व्यवस्था, उनके यज्ञ याग, अन्य राज्यों से संबंध, लोगों का व्यवहार, राजे रजवाड़े का प्रजा के साथ बर्ताव, यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता जैसी सभी बातों की जानकारी प्राप्त होती है। ये स्पष्ट समझ के साथ कि हम शूद्र अतिशूद्र अनार्य कुलों से हैं, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारे बलिस्तान का इतिहास ईरानी भट्टों, द्विजों, आर्यों, यवनों, मलेच्छों, तुर्कों, मुगलों, हूणों की तरह खाना बदोशी का इतिहास नहीं है, बल्कि अपने इंडियन रक्त की बूंद बूंद में पुरखों के वैभव का इतिहास है। इसलिए अपने पुरखों के इतिहास को अपनाते हुए हमें अपनी अभेद्य एकता करके सभ्यता के मार्ग पर चलने की जरूरत है। आह्वान कर रहे हैं कि जिस तरह पुराने समय में एक होकर सभ्यता का विकास किया, उसी तरह आज जरूरत है। अपने बलिस्तान के भारतीय लोगों का जन्म कहां, कैसे और कब हुआ, इसका सबूत अभी तक प्राप्त नहीं है। फिर भी इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि इंडियन लोग हिंदुस्तान में ही जन्मे थे और यहीं के मूल निवासी हैं। तो यहां पर पहली बार हिंदुस्तान शब्द मैं पढ़ रही हूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जिस तरह शूद्र व अतिशूद्र कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं, हमारे पुरख ऐसे नहीं थे। वे महाप्रतापी व कीर्तिमान थे और बहुत ही सभ्य थे। उनका देश आकाश जितना विस्तृत था और उनकी सभ्यता का डंका आसमान को छूता था। उनका सिर संसार में सबसे ऊंचा था।
यहीं पहली सभ्यता का सूरज उगा और यहीं से संसार में उनका प्रकाश फैला और रोमन साम्राज्य में अस्त हुआ। कहने का मतलब यह है कि हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता से ही सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, वो अपने चरम पर गई और यहीं से सिविलाइजेशन निकलकर रोम के साम्राज्य तक पहुंची। तो इसी के साथ ही आज का ये एपिसोड समाप्त होता है और जितने भी रेफरेंस दिए हैं यदि संभव हो आपके लिए तो उसे क्रॉस चेक प्लीज जरूर करें। अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज दूसरों तक इन्हें पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।